नमस्कार साथियों, कैसे हैं? मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 10 लेके। ठीक है, आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज दो टॉपिक कवर होंगे। पहला है कलरेंट्स और दूसरा है फ्लेवरिंग एजेंट्स। बड़ा सरल सा टॉपिक है, बहुत नाम से ही क्लियर हो रहा। कलरेंट्स यानी कलर, है ना। तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनमें हम लोगों को क्या करना पड़ता, कलर का यूज करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो है, अगर वो अनप्लीजेंट लग रहे हैं देखने में, जो है उनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, तो क्या हो सके, तो वो दिखने में अच्छे लग सकें। एग्जाम्पल दूँ, देखो जैसे कलरेंट्स क्या होते हैं। कलरेंट्स सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं, बहुत ऑलमोस्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो कलरेंट्स प्रोडक्ट का क्या होते हैं, मेकअप होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कौन ज़्यादा मेकअप करता है, तो जैसे अपने जो आउटर अपीयरेंस है इसको सुधारने के लिए क्या करते लोग, मेकअप का यूज करते। ऐसे ही अपन लोग फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की क्या अपीयरेंस को बेटर करने के लिए किसका यूज करते, कलरेंट्स का यूज करते हैं। ओके। और फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या है, उनका फ्लेवर ठीक करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका टेस्ट बहुत बुरा है, तो अपन क्या यूज करते, फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज करते। या फिर ऐसे बहुत सारे, मान लो बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स वगैरह आते जिनमें फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते। ठीक है, अभी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो कलरेंट्स हैं वो मेनली यूज किस लिए किए जाते हैं, टू प्रोवाइड अपीयरेंस। ठीक है, टू फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स, है ना, कि इन लोगों को क्या अपीयरेंस देने के लिए, अच्छी अपीयरेंस देने के लिए फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को किसका यूज करते हैं हम लोग, कलरेंट्स का, है ना। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं, जैसे टेबलेट्स हो गए, टैबलेट कोटिंग। कोटिंग जानते होंगे, परत चढ़ाना टैबलेट के ऊपर। जैसे मान लो अपने वो आती, नाम याद नहीं आ रहा, आइबुप्रोफेन, जो एक टैबलेट, आइबुप्रोफेन, उसका ब्रांड नेम बताता हूँ। ब्रांड नेम ब्रूफेन करके एक टैबलेट आता है ना, पिंक कलर का, पिंक या रेड कलर का, है ना। उसमें वो प्लास्टिक कोटिंग रहती है और वो कोटिंग कलर यूज किया जाता है, तो इसीलिए उसकी अपीयरेंस अच्छी होती है, देखने में कितनी बढ़िया लगती। और कैप्सूल्स, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड जिलेटिन वाला जो दो होते हैं ना, दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है हार्ड जिलेटिन वाला, उसको खोल सकते हैं बीच से, है ना। और सॉफ्ट जिलेटिन वाला एक सिंगल फॉर्मुलेशन होता है, वो मतलब थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको आप दबाएंगे तो ऐसे जल के ऐसे दब जाता है। फिर है लिक्विड ओरल, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैबलेट्स वगैरह में यूज होता, लिक्विड ओरल में कलर यूज करते हैं। टूथपेस्ट जो होते हैं ना, जो आप सवेरे सवेरे उठ के ब्रश वगैरह करते हैं, इनमें भी अपन कलर्स यूज करते हैं। ऑइंटमेंट हो गया, ऑइंटमेंट यानी मरहम। और साल्व, साल्व हो सकता है आप लोगों ने ये नाम ज़्यादा ना सुना हो या कभी सुना ही ना हो। साल्व ये भी एक बेसिक ऑइंटमेंट ही कह लो ऐसे आप, जिसमें क्या हो, जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हो। कैसी प्रॉपर्टीज हो, हीलिंग प्रॉपर्टीज, है ना। जैसे अपने कहीं चलो जैसे बताऊं, बोरोप्लस वगैरह, क्या बोरोप्लस वगैरह, जैसे हिल्स वगैरह, वो हिल क्योर वगैरह क्रीम आती है ना, ठंडियों में दादी लोग यूज करती हैं, है ना। तो वही। और कलरिंग कैन बी ऑल्सो डन टू एनहेंस स्टेबिलिटी और टू प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन और टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन। कहने का मतलब ये है कि जो कलरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा दिखने के लिए यूज की जाती है, बल्कि कोटिंग वगैरह, है ना, कोटिंग वाला कलर यूज करके क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, यानी वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा और जल्दी एक्सपायर नहीं होगा। और जैसे किसी चीज़ को पहचानना है तो उसे स्पेसिफिक कलर दे देंगे, तो कलर देख के पहचान भी सकते हैं, है ना। कि मान लो कोई फॉर्मुलेशन है और बोल दिया कि वो ग्रीन कलर का वहाँ रखा होगा, तो आप उसे बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे, है ना। तो कलरिंग का यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। और इन मैनी रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड देयर इज अ डिफरेंस इन कलर्स यूज्ड इन फूड एंड कलर्स यूज्ड इन मेडिसिन। तो अलग अलग जगहों पर, दुनिया में अलग अलग जगहों पर जो है खाने वाले कलर अलग होते हैं और दवाइयों वाले
या फिर अन्य फार्मूलेशंस वाले कलर अलग होते हैं। कहने का मतलब कि जो कलर खाने में यूज करते हैं वो अलग होते, और जो दवाइयों वगैरह में यूज होते वो कलर अलग होते हैं। अपने यहाँ भी ऐसा ही होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमेशा नहीं, यूज कर सकते हैं, बट वो एज कम्पेयर टू फूड कलर ये वाले कलर ज़्यादा महंगे आते हैं, तो है ना, तो कॉस्टली ज़्यादा पड़ते हैं अपन को। चलो ठीक है, फिर ये आगे कौन कौन से कलर, ऑर्गेनिक कलर एंड डाइज। ऑर्गेनिक कलर एंड डाइज पढ़ेंगे तो ये सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, है ना, सिंथेटिक यानी कृत्रिम, खुद के द्वारा बनाए गए, इंसान के द्वारा बनाए गए केमिकल कंपाउंड एग्जिबिट देयर कलरिंग पावर, है ना, और टिंक्टोरियल स्ट्रेंथ। टिंक्टोरियल स्ट्रेंथ ये वर्ड नहीं सुना होगा। कलरिंग पावर तो जानते होंगे, किसी भी चीज की कलर करने की शक्ति, है ना, रंगने की, रंग बदलने की क्षमता। टिंक्टोरियल स्ट्रेंथ ये भी एक ऐसा वर्ड है, क्षमता है, स्ट्रेंथ ये कलर्स के लिए ये वर्ड यूज होता, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता टू कलर समथिंग, किसी भी चीज को कलर करने की क्षमता को कलर से या डाइस के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। ओके, तो ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जब किसी सॉल्यूशन में इनको, किसी सॉल्वेंट में इनको डिजोल्व किया जाता है तो ये अपनी एबिलिटी दिखाते हैं, है ना, और दे यूजुअली कंटेन 80 to 93% टू प्योर कलरेंट कंटेंट। तो जो ऑर्गेनिक कलर और डाइज होती हैं, डाइज तो जानते होंगे आपने, वैसे हिंदी में रंजक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रंजक, नाम तो सुना होगा ना, डाई, है ना, अपने सामान्य भाषा में जैसे कलर, जैसे हेयर्स वगैरह लोग कलर करवाते हैं तो बोलते हैं ना डाई करवा ली है, तो वही है। जो सामान्य डाइज होती हैं वो लगभग उनमें जो मेन कलरिंग वाली जो चीज है, जिस चीज से क्या हो रहा, कलर हो रहा है, वो 80 से 93% है। मान लो कोई आपने पैकेट खरीदा 100 ग्राम का, ठीक है, तो उसमें जो मुख्य जो प्रोडक्ट है, जो मुख्य तत्व है जिससे क्या होने वाला है, जिससे कलर होने वाला है, वो 80 to 93% रहेगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, बहुत मिनिमम आते हैं, बहुत ही कम मात्रा में ऐसे भी डाइज अवेलेबल हैं जिनमें 94 से 99% तक मुख्य तत्व जो है जिससे कलर होता है वो रहता है। ये बहुत रेयर है, अपन को इसमें नहीं जाना, अपन को 80 to 93 पकड़ के चलना है, ठीक है। द डाइज आर ऑल्सो सोल्यूबल इन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन। तो जो डाइज हैं ये बड़ी आसानी से किसमें घुल जाती हैं, एक ये केमिकल होते हैं, ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन तो सब लोग जानते होंगे, है ना, ग्लिसरीन तो सब लोग जानते होंगे, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये भी एक केमिकल है, इसमें बड़ी आसानी से घुल जाते हैं, ये बात याद रखने वाली है। और देखो मैं इन सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर देता हूँ, एक्चुअली इसको याद रखना है, इन दोनों को याद रखना है बड़े अच्छे से, क्योंकि और सारी चीज़ें अपन को याद रह जाती हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भूल जाती हैं, भूल याद करते करते। और द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कलरेंट्स डज नॉट अफेक्ट देयर कलरिंग एबिलिटी। तो जो डाइज हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो भौतिक गुण हैं, इनसे इनकी कलर करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि मान लो जो डाई के पार्टिकल्स छोटे या बड़े हैं, है ना, और है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर करने की क्षमता उनमें इतनी ही रहेगी, बशर्ते ऐसा ना हो कि वो घुले ही ना, है ना, इनसॉल्यूबल ना होना चाहिए, अघुलनशील ना हो, तो बाकी फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से, उनके भौतिक गुणों से उनकी घुलने की क्षमता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनके कलर करने की क्षमता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात याद रखनी चाहिए हमेशा, अच्छा सॉरी रुको, द टिंक्टोरियल मोइटी ऑफ अ डाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्योर डाई। तो किसी भी डाई की रंग बदलने की क्षमता, किसी चीज का रंग बदलने की क्षमता किसकी, प्योर डाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा उसमें प्योर डाई होगा, जो मैंने ये यहाँ पे वैल्यू बताई थी ना, मतलब जितना ज्यादा प्योर डाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जानते होंगे ना, मतलब सीधा सीधा मतलब है कि जैसे सीधी बात है कि अगर प्योर डाई जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वो किसी भी चीज को कलर कर पाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, जितनी ज्यादा प्योर डाई होगी उतनी ही अच्छे से वो किसी चीज को कलर कर पाएगा, ठीक है। और डाई, ये बड़ी अच्छी बात है, ये याद रखने वाली बात है डाई सॉल्यूशन के लिए। जो डाई सॉल्यूशंस हैं ये हमेशा या तो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में घोले जाने चाहिए, इनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो घोल है
या तो ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाने चाहिए, या तो ग्लास लाइंड कंटेनर्स आते हैं, मतलब जो अंदर से थोड़ा हल्का सा मतलब ग्लास के रहते हैं, ठीक है, इनमें ही घोलना चाहिए। नहीं तो ये रिएक्शन कर सकते हैं और हो सकता है कि जो कंटेनर है वो एब्जॉर्ब कर ले इसकी कलरिंग प्रॉपर्टी, उसी में कलर चढ़ जाए। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है और ग्लास लाइंड टैंक्स हैं, ये कभी भी जो है उसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करते, निष्क्रिय होते हैं, जो का त्यों अपन को सोल्यूशन बाहर मिल जाता है। और दे शुड बी फिल्टर्ड रेगुलरली टू रिमूव ओनली एनी अनसॉल्युबल डाई पार्टिकल्स। ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम कभी डाई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो बार बार उसे छानते रहना चाहिए, छानते रहना चाहिए। पता है क्यों? वो इसलिए सिर्फ क्योंकि मान लो डाई आपने घोल रहे हो, आपने रॉ मटेरियल लिया हुआ है डाई का, उसमें गलती से उसके सही ढंग से जो है उसका आइसोलेशन नहीं हो पाया है, और उसमें गलती से कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ गए जो इनसॉल्युबल हैं, अघुलनशील हैं, ठीक है, तो आपने क्वांटिटी तो डाल दी कि इतनी हो गई, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो घुलेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा? इससे डाई सही तरीके से, मतलब जिस चीज पर हम लोग कलर करने वाले हैं सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मात्रा कम हो गई ना, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो घुले ही नहीं। ओके, एग्जाम्पल्स इसके ये हैं टार्ट्राजीन और एराइथ्रोसिन, ठीक है, ये भी याद रखना है। ये ऐसी चीजें हैं जो याद नहीं रहती हैं, तो इनको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, रफ में नोट कर लेंगे, सवेरे या शाम के समय 10 मिनट देख लेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। फिर है फ्लेवरिंग एजेंट। देखो नाम से कितना क्लियर हो रहा, फ्लेवर देने वाले जो कारक तत्व होते हैं वो क्या है? उन्हें अपन फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो मेजरली फूड, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और इसकी हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज हैं, मतलब बहुत सारे। देखो चाहे आप फ्रूट्स ले लो, वॉलनट यानी अखरोट जो होता है ना, और देखो यहाँ पे सी फूड यानी जो समुद्री जो भोजन है, ये जो मछली हो गया, केकड़े वगैरह, क्रैब्स, है ना, ये सारी चीजें, प्रॉन्स आते हैं। वेजिटेबल्स का टेस्ट आप दे सकते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का, और वाइन्स नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स, और वाइन का टेस्ट आप दे सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को आप एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज भी कर सकते हैं। फलों को आप फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, अखरोट बहुत ज़्यादा यूज होता, सी फूड यूज किया जाता है ना, किसी भी चीज़ को क्या, किसी भी चीज़ का टेस्ट बदलने के लिए। वेजिटेबल्स का यूज किया जाता है, वाइन तो जानते होंगे, शराब है ना जो। और देयर आर केमिकल फ्लेवर ऑल्सो दैट मिमिक नेचुरल फ्लेवर्स, एग्जाम्पल एल्कोहल। तो बहुत सारे केमिकल फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं जो जो क्या करते हैं, जो नेचुरल फ्लेवर्स के टेस्ट को मिमिक करते हैं। और ये इसलिए भी यूज किए जाते हैं केमिकल फ्लेवर्स, क्योंकि ये क्या है, यूज तो हमको करने चाहिए नेचुरल वाले, लेकिन केमिकल फ्लेवर्स क्या हैं कि हमको जरा से सस्ते पड़ते हैं, है ना। तो पैसे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि नेचुरल फ्लेवर्स की जगह किसका, केमिकल फ्लेवर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका एल्कोहल, शराब, बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। एक रिपोर्ट है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस बोलते हैं उसे, ये ई बना हुआ है, याद रखिएगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस बुक है, रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो फ्लेवरिंग यानी फ्लेवर देने वाले जो सब्सटेंसेस है, और एरोमेटिक यानी जो सुगंध दे सकते हैं, है ना, आर एडेड टू फूड टू गिव इट फ्लेवर और एरोमा। तो ये डेफिनेशन अगर याद करना हो फ्लेवरिंग एजेंट की तो आप ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोडेक्स एलिमेंटेरियस फ्लेवरिंग और एरोमेटिक सब्सटेंसेस आर एडेड टू फूड टू गिव इट फ्लेवर और एरोमा। कहने का मतलब कि फ्लेवरिंग और एरोमेटिक जो तत्व हैं वो ऐसे तत्व हैं जो हम लोग खाने में मिलाते हैं, खाने वाली वस्तुएं मिलाते हैं, ताकि उसमें कोई भी फ्लेवर या सुगंध आ सके, ठीक है। और दे शुड नॉट पजेस, ये इस तरह के होने चाहिए कि आपने मिला तो दिया टेस्ट के लिए, लेकिन उससे आपकी ह्यूमन हेल्थ पर, है ना, आपकी हेल्थ पर कोई भी अनवांटेड इफेक्ट ना आए, कुछ भी ऐसा ना आए जो आपको नुकसान कर सके, और ऐसा भी ना हो कि वो जो है ग्राहक को बहकाए, उसमें सारी बातें सच सच लिखी होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो बताऊं फ्लेवरिंग एजेंट कहाँ यूज होता, कोल्ड ड्रिंक्स, माजा पीते हो, है ना, उसमें लिखा रहा है, उसमें ऐड आता है ना स्लाइस का, कि कुछ आम का मजा ऐसा करके कुछ तो ऐड आता है, वो उसमें एक्चुअली फ्रूट्स होते ही नहीं है,
वो सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर देते मैंगो का, अपन को लगता वाह वाह अपन तो बहुत नेचुरल चीज पी रहे हैं और अपन को तो बिल्कुल कुछ नुकसान ही नहीं करने वाला है। और अमाउंट शुड बी मिनिमम। फ्लेवरिंग एजेंट ऐसे नहीं है कि नुकसान करते हैं, बट अगर आप ना ही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए अमाउंट शुड बी मिनिमम। तो इनका अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो इनका जो अमाउंट है, इनकी जो मात्रा है, ये एकदम न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। कितनी न्यूनतम कि बस इतना कि बस काम चल जाए हमारा, बस फ्लेवर उसमें जितना हम डालना चाहते हैं उतना फ्लेवर आ जाए, जबरदस्ती के ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर तो नुकसान करने ही वाला है, हमको हार्मफुल इफेक्ट्स देने ही वाला है। इसीलिए अमाउंट शुड बी मिनिमम, इतना मिनिमम हो कि सिर्फ हमारा काम चल जाए। टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल यानी जो हम लोग खुद बना सकते हैं कृत्रिम, और दूसरे होते हैं नेचर लाइक फ्लेवरिंग एजेंट्स। ठीक है, पहले वाले देखेंगे तो दीज आर केमिकली, ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था एक्चुअली, तो मैंने यहाँ पे एरो बना के लिख दिया है केमिकली। दीज आर केमिकली सिमिलर टू नेचुरल फ्लेवरिंग्स बट आर मोर रिडली अवेलेबल एंड लेस एक्सपेंसिव। तो ये अगर आप रासायनिक रूप से देखें तो ये नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट के जैसे ही होते हैं, कौन से आर्टिफिशियल वाले, बट इनमें अंतर रहता है कि ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, रिडली अवेलेबल हो जाते हैं, और पैसा भी कम लगता है। यहाँ बताया था ना मैंने, केमिकल वाले जो होते हैं पैसा भी कम लगता है, पैसा बच जाता है, तो लोग यही ज़्यादा यूज करते हैं। और एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल देख लो, ये याद कर लेना प्लीज, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे तो बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। एमएल एसीटेट जो केमिकल है, उसका टेस्ट कैसे होता, बनाना के जैसे, केला के जैसा। अगर टेस्ट हमको जैसे किसी चीज़ में केले का फ्लेवर देना है ना, तो हम एमएल एसीटेट का यूज कर लेंगे। अगर हमको किसी चीज़ में पाइनएप्पल का फ्लेवर देना है तो हम लोग इथाइल ब्यूटाइल रेट का यूज कर लेंगे। ठीक है, और जो सेकंड टाइप है वो है नेचर लाइक फ्लेवरिंग एजेंट। तो दीज आर फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय सिंथेसिस और आइसोलेटेड थ्रू केमिकल प्रोसेस। तो ये फ्लेवरिंग सब्सटेंस है जो हमने रॉ मटेरियल जो है नेचर से ऑब्टेन करे, फिर उनका आइसोलेशन कर दिया, थोड़ा सा उनकी प्रोसेसिंग कर दी, फिर हमको ये प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, ये इनमें किसी भी प्रकार का जो है आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट यूज नहीं करते, ये पूर्ण रूप से नेचुरल होते हैं। एग्जाम्पल वनीला है ना, वनीला का नाम तो सुना होगा, आइसक्रीम आती है ना वनीला फ्लेवर की, और वनीला को हिंदी में क्या बोलते हैं उतना तो मुझे याद नहीं है ना। और सिनामन यानी घर में मम्मी मसाला जब पीसती होगी ना तो दालचीनी की लकड़ी, ठीक है, वो सिनेमन है। कार्डमम यानी इलायची, है ना। तो ये क्या हुए, ये हुए हैं अपने क्या बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। ठीक है, और आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेटिव्स। ओके, रेडी रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हटूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। ओके, देन क्लास एंड हो जाएगी। थैंक यू।